मैम बस आप ये कह दो इसको कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, कितने टाइम में ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे को कुछ भी इशू है, हम सबसे पहले बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर काटना शुरू करते हैं। चक्कर काट के हम सबसे सिर्फ एक ही चीज़ सुनना चाहते हैं, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। बच्चों के लिए सिर्फ हम दुनिया है। हमारे पास तो दुनिया की तमाम तकलीफें हैं, पर बच्चों की हर तकलीफ का एक ही सॉल्यूशन है, हम। दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन और आज हम बात करेंगे बच्चे, बचपन, ऑटिज्म, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले एंड अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई एम वर्किंग सिंस 20 years इन द फील्ड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी। पिछले 4 सालों से मैंने वर्चुअल ऑटिज्म पे काम शुरू किया है। वर्चुअल ऑटिज्म, एज द नेम सजेस्ट, इट इज समथिंग जो स्क्रीन के कारण हो रहा है। आई विल नॉट से स्क्रीन के कारण हो रहा है, दिस इज बिकॉज स्क्रीन के कारण बच्चों का बचपन छिन रहा है। बचपन में जो चीज़ें बच्चों को सीखना चाहिए ऑब्जर्वेशन से, लर्निंग से, वो नहीं सीख रहे हैं, तो जो बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं वो ऑटिज्म के हैं। तो 20 सालों में मैंने तकरीबन 17,000 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक ठीक किया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 8,000 से ज़्यादा वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे पिछले 4 सालों में मेरे पास आए हैं। कोविड के बाद ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड आई एम वेरी डिप्रेस्ड विद द थिंग। एज अ प्रोफेशनल ऑफकोर्स आपके पास केसेस आते हैं, अच्छा लगता है, बट जैसे ही कोई नया केस बच्चों का आता है और उसमें भी वर्चुअल ऑटिज्म का, तो समझ नहीं आता कि गलती कहाँ है, गलती बचपन की है या गलती पेरेंट्स की है। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पर अगर हम किसी चीज़ से उबर सकते हैं तो वो है पॉजिटिव पेरेंटिंग। यहाँ पर गलती सबसे ज़्यादा होती है एज पेरेंट। जैसे ही हमको पता चलता है कि हमारे बच्चे को कुछ भी इशू है, हम सबसे पहले बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर काटना शुरू करते हैं। चक्कर काट के हम सबसे सिर्फ एक ही चीज़ सुनना चाहते हैं, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। ये जो एक गलत उम्मीद हम लेके चल रहे हैं डॉक्टर्स के पास। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मैम बस आप ये कह दो इसको कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, कितने टाइम में ठीक हो जाएगा। भाई ठीक हो जाएगा, पर समय लगेगा। समय कितना लगेगा डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके थेरेपिस्ट के ऊपर, आपकी पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर, आपकी इमोशनल वेलबींग के ऊपर एंड डेफिनेटली आपकी विल पावर के ऊपर। एज अ पेरेंट जब आप ठान लेते हैं, पहली चीज़ ये मान लेते हैं कि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, फिर आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे इसे ठीक करना है। आपने माना प्रॉब्लम है, उसको प्रोसेस किया क्या प्रॉब्लम है, फिर ठाना कि मुझे इस पे काम करना है। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, पर बच्चा ठीक ज़रूर होगा। अब आप लोगों के कुछ सवाल पिकअप करते हैं। अगर 3.5 साल की थी और टॉयलेट जाने लगी, तो इसके साथ आप पहले ये बताइए, क्या वो टॉयलेट की नीड्स के साथ और भी चीज़ें बता पाती थी? क्या वो अपनी भूख प्यास बताती थी? क्या लोगों के साथ कंफर्टेबल थी? क्या उसने अपने मोटर माइलस्टोन्स हिट किए हैं नॉर्मल टाइम पर? क्या वो आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाती थी? क्योंकि सिर्फ टॉयलेट बताना छोड़ना कुड बी अ थिंग कि कभी-कभी क्या होता है, जो बच्चों का ग्रोइंग पीरियड होता है 3 साल के ऊपर, 6 साल तक की उम्र तक, बच्चे अगर बहुत एक्साइटेड हैं या बिजी हैं खेलने में, तो टॉयलेट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इंट्रोसेप्शन कहते हैं, अंदर की फीलिंग्स, बच्चे उसका सिग्नल मिस कर जाते हैं। अगर बताना सिर्फ वही बंद किया है तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती है कि उसको सिग्नल समझ नहीं आ रहा, बट क्या इस सिग्नल के साथ और भी कोई प्रॉब्लम थी, लाइक लैंग्वेज हो, फीडिंग इश्यूज हो, हाइपर एक्टिविटी इश्यूज हो, और सिर्फ टॉयलेट भूली है या बार बार ये चीज़ें भूलती है। जैसे अगर बोलना सीख गई थी, मम्मा पापा बोलती थी और अब भूल गई है, वो चीज़ों को पहचानती थी अब भूल गई है। अगर ये भूलने का पैटर्न लगातार है तो ये क्लासिक है और उम्र के हिसाब से शायद मॉडरेट होना चाहिए। पहली चीज़, एज अ पेरेंट स्टे पॉजिटिव। ऑटिज्म में चीज़ें आती जाती रहती हैं, कोई सिम्टम आएगा चला जाएगा, रिकवरी आएगी चली जाएगी, परेशान नहीं होना है। 48 आवर्स का उसका ड्यूरेशन को, हिस्ट्री को रिवाइज करो। पिछले 48 घंटे में क्या हुआ है, आपके बच्चे ने क्या खाया, कितना सोया, और कोई मेटाबॉलिक इश्यूज था, आपने उसको डांटा, मारा, किसी और ने हर्ट किया। क्योंकि ऑटिज्म में बहुत जल्दी रिग्रेशन आता है। अगर बच्चे की स्लीप साइकिल, मेटाबॉलिक साइकिल, इमोशनल हेल्थ कुछ भी अफेक्ट होगा, बच्चे में रिग्रेशन आएगा फॉर श्योर। आपको सबसे पहले बच्चे को अपने पास रखना है, उसको काउंसिल करना है, नो नहीं बोलना है, डांटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को आपने नो बोला वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपने उनको डांटा वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। बच्चों के लिए सिर्फ हम दुनिया है। हमारे पास तो दुनिया की तमाम तकलीफें हैं, पर बच्चों की हर तकलीफ का एक ही सॉल्यूशन है, हम। एज अ पेरेंट पहली चीज़ हमें उसको समझना है और समझाना है। रही बात टेक्निक्स की, तो जो जो चीज़ें वो भूली है उसका सेंसरी प्रोफाइल पूरा एनालाइज कीजिए, क्या प्रॉब्लम हो सकता है 48 आवर्स में, फिर हम उस पर काम करेंगे तो चीज़ें जल्दी से बेटर हो जाती हैं। ऑन अ टिप,
अगर आप जिम बॉल एक्सरसाइजेस के साथ काम करते हैं, जॉइंट कंप्रेशन पे काम करते हैं, तो आई गेस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। मिल्क एंड शुगर का एक बहुत कंट्रोवर्सी है। मिल्क एंड शुगर के जो प्रोटीन पार्ट्स हैं वो ऑटिज्म के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं, स्पेशली हाइपर एक्टिविटी को। रिकवरी के बाद अगर आपका बच्चा 6 महीने तक नॉर्मल स्कूल जा रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा है, सोशली एक्सेप्टेबल है, तो आप उसको मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं। बट मिल्क स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कल तक 100 ml दे रहे थे, आज से 1 किलो देना शुरू कर दिया, आइसक्रीम चॉकलेट शुरू। सब कुछ प्रोपोर्शनेटली स्टार्ट कीजिए। 100 ml से 200 300 तक जाइए। अगर मिल्क कम कर रहे हैं तो आइसक्रीम दीजिए, 2 दिन तक देखिए। आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कहीं कोई सिम्टम्स रिवर्स तो नहीं हो रहे, क्योंकि एक बार ब्रेन का पैटर्न है रिग्रेशन, रिवर्सल, तो वो ज़रूर आएगा। बट अगर आप धीरे-धीरे स्टार्ट करेंगे, एक साथ सब मत दीजिए, थोड़ा-थोड़ा करेंगे तो डेफिनिटली चीज़ें ठीक होंगी। बच्चों को अपने इमोशंस शो करने का तरीका नहीं पता होता। हम लोग खुश होंगे तो हम क्लैप करेंगे, स्माइल करेंगे, yippee करेंगे, पर बच्चों के पास एक्साइटमेंट शो करने का तरीका नहीं है। कई बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स बच्चों को बहुत डांटते हैं, ऐसे मत करो, ये क्यों किया, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत बात करो। तो आप एज अ पेरेंट आप उस चीज़ को समझाने की कोशिश कीजिए कि आपको अपने बच्चे को डांटना नहीं है। एक्साइटमेंट का आप एक फैमिली का पैटर्न बनाइए, जैसे कि वाओ, yippee, वेल डन, यस टू गो, यू डिड इट, वेल डन। अगर आप इस तरह की फ्रेजेस एक्साइटमेंट में कॉमनली यूज करते हैं पूरी फैमिली, तो बच्चा वो एक पैटर्न लर्न करेगा, ऑब्जर्व करेगा और फिर उसको वो कॉपी करेगा। रही बात वियर्ड पैटर्न्स की, तो वियर्ड पैटर्न्स में कुछ चीजें आती हैं कि बच्चा हग करता है, स्मेल करता है, जमीन पे लौट जाता है, फ्लैपिंग करता है, जंप करता है, टैप करता है। तो जब भी ऐसा करे उसका हाथ पकड़ लीजिए और उसको अपने पास कडल कर लीजिए और उसको बोलो वाओ यू डिड इट वेल, कितना मजा आया ना। तो वो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका सीखेगा। ऑब्जर्वेशन इज द की, आप जैसा सिखाएंगे वो सीखता जाएगा और वो अपने सेंसरी बिहेवियर्स को डाउन कर लेगा। दिस इज वेरी कॉमन कंप्लेंट ऑफ मैक्सिमम पेरेंट्स जिनके बच्चों की लैंग्वेज रिकवरी होती है और बच्चे बोलना सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं। एक एग्जाम्पल से ये बात समझाती हूँ आपको। एक बच्चा मेरे पास आया, बहुत अच्छे से बात करता था, सब कुछ बढ़िया था, बट कुछ दिनों के बाद पेरेंट वापस लेकर आए कि बच्चे ने बोलना बंद कर दिया। ऐसे क्या बोलना बंद किया? बोले मैम पहले हम इसको पूछते थे ये क्या है वो क्या है, तो हमें बताता था, अब नहीं बताता। मैंने कहा दिन में कितनी बार पूछा, ये क्या है पंखा, वो क्या है लाइट, ये क्या है एसी, वो क्या है टेबल, कितने बार पूछा? बोले मैम दिन में 10 बार पूछ लेते थे। मैंने कहा सब गेस्ट के सामने भी पूछते थे? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है, आपका नाम बताओ। मैंने उसका नाम पूछा, बोले चुटकी। मैंने कहा फिर से बताओ, चुटकी। फिर से बताओ, चुटकी। मैंने कहा कितने बार बताओगे अपना नाम मुझे? 10 बार, 20 बार? और अगर मैं 10 दिन तक आपसे सबके सामने आपका नाम पूछूं, कैसा फील होगा? आपको क्या लगता है बच्चा डीले है तो क्या पागल है, बेवकूफ है? नहीं, आपके बच्चे में भी सेल्फ एस्टीम है। बच्चों का जब लैंग्वेज आता है तो एज अ पेरेंट्स हमको रिपीटेड सेम क्वेश्चंस नहीं करना है, ठीक है? हम लोग करते हैं बेटा मम्मा बोलो, पापा बोलो, एप्पल बोलो, आओ बोलो, डोंट डू दैट रिपीटेडली। बच्चे इरिटेट होते हैं और वो चुप हो जाएंगे और एक टाइम के बाद बोलने का मकसद और बोलने का एक्साइटमेंट दोनों खत्म हो जाएगा। सो कीप ऑन ट्राइंग विथ न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंसेस। आप जितने ज्यादा नए शब्दों में बात करेंगे बच्चा उतने जल्दी सीखेगा और चुप नहीं होगा। इस बच्चे का माइल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हो और इसको विजुअल स्टिमिंग का प्रॉब्लम है, तो इस बच्चे के 2 साल के पहले के सिम्टम्स रहे होंगे। ये वर्चुअल ऑटिज्म के केस में नहीं आएगा संभवतः। इस बच्चे के 2 साल के पहले सिम्टम्स रहे होंगे और जैसे ही अल्फाबेट्स नंबर्स उसके सामने आए हैं, तो ये सारी चीजें विजुअल उसके ब्रेन में वापस उसको सेंसरी एक्साइट कर रही है और वो अपने आप में लॉस्ट होने की कोशिश कर रही है। थेरेपिस्ट को बोलिए अल्फाबेट्स नंबर्स ना दें, रियल लाइफ की चीजें ग्लास मग इन सब से खिलाएं, पत्थर रेत से खिलाएं। और जब भी बच्चा अल्फाबेट्स नंबर्स बोले मना मत करो कि स्टॉप, डोंट डू दैट। आप उसके साथ गाना शुरू करो ABCD और फिर आप उसको गायत्री मंत्र पर ले जाओ, आपके मंत्र की तरफ ले जाओ, उसके साथ इंटरैक्ट करो, डिस्ट्रैक्ट करो। बच्चे को मना करने से बेहतर है पहले आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, उसको लगे कि आप उसके अपने हो और फिर आप उसको अपनी दुनिया में लेकर आओ। बच्चे चेंज करते हैं। अल्फाबेट्स नंबर्स दोषी नहीं है, पर अगर बच्चा उन्हीं को रिपीट करता है, एज पेरेंट्स हमको अच्छा लगता है, पहले हमारे लिए वो गुड पार्ट है कि हमारे बच्चे को A to Z आता है। आई नो अ पेरेंट, 2 साल के बच्चे के पेरेंट ने मुझे बोला मैम एनाकोंडा की स्पेलिंग लिख लेता है, एलिगेटर पता है, एस्केलेटर पता है। तो तब वो बहुत खुश थे कि उनको इतना पता है और अभी आपका बच्चा ये बोलता है तो आपको डिप्रेशन है। हर उम्र का एक माइलस्टोन होता है, एक तकाजा होता है। अगर मैं बोलती हूँ एस्केलेटर, इट साउंड्स गुड, 2 साल का बच्चा बोलेगा इट साउंड्स गुड, पर सिर्फ एस्केलेटर बोलेगा दिन भर, रेड फ्लैग है। तो अगर आपने अपने बच्चे को पहले जिन चीजों के लिए अप्रिशिएट किया, अब आप मना करोगे तो आपका बच्चा डिप्रेशन में जाएगा कि अचानक मेरे पेरेंट्स को क्या हो गया। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता पर वो समझेगा
तो अगर आपका बच्चा अल्फाबेट्स नंबर्स बोल रहा है, मना मत करना, उसके साथ इंटरैक्ट करना। कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा जितने अल्फाबेट्स नंबर्स बोलता है आप उसके साथ इंटरैक्ट करें, अल्फाबेट्स का तरीका पलटें, नंबर्स का तरीका पलटें, कुछ नया सिखाने की कोशिश करें। बच्चे के दिमाग में जितने ज़्यादा नए वर्ड्स, फिगर्स, विजुअल्स आएंगे, बच्चा उतना बोलेगा। लॉस्ट नहीं होने देना, इंटरैक्ट करना। सोने के पीछे कारण क्या है? फ्लोर साफ है, अटेंशन सीकर है, बाकी बच्चे उसके साथ बात नहीं करते। टीचर्स बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मैं बात करूंगी छोटू क्या कर रहे हो, पर जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ छोटू का कनेक्शन ही नहीं है। जब टीचर बाहर गई तो छोटू अपने जोन पे चला गया, उसको जमीन पे लेटना, उसको टेक्टाइल सेंसरी लेना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि टीचर को बोल दीजिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो इसको कोई काम देके जाओ। छोटू आप ये टेडी पकड़ के बैठो, आप ये बुक पकड़ के बैठो, मेरा सामान साफ रखना, बोर्ड क्लीन करना, या किसी और बच्चे को छोटू के साथ एंगेज करो। अगर छोटू लॉस्ट नहीं होगा, सेंसरी सीख नहीं करेगा, तो वो जमीन पे नहीं लेटेगा। वो टेक्टाइल सेंसरी सीख कर रहा है प्लस अटेंशन सीख कर रहा है, इसलिए वो लेटने की कोशिश कर रहा है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन, टीचर को कमांड दो कि जाते समय बच्चे को एंगेज करके जाए, बाकी बच्चों के साथ उसका एंगेजमेंट बढ़ाए, तो वो ऐसा नहीं करेगा। सोशल एंग्जाइटी बहुत बड़ा इश्यूज है, स्पेशली गर्ल्स में 4 से 5 साल के बाद। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपका बच्चा चाहता है खेलना, वो शुरू में कोशिश भी करेगा 3 सवा 3 साल की उम्र में, पर बाकी के बच्चों को नहीं पता कि ये मेरे साथ खेलेगी। बाकी के बच्चों को ये नहीं पता कि इस बच्चे के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है। वो 5 साल की है, उसको हाय हेलो बोलना नहीं आता, वो गॉसिप नहीं करती, वो उतनी तेज भागती नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि ना बाकी के बच्चे समझ रहे हैं कि इसके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, बाकी बच्चे आपकी बच्ची को इग्नोर करते हैं। जब वो इग्नोरेंस देखती है तो वो डर के भागने लगती है। यहाँ पर उन सारे बच्चों में एक कंफर्टेबल मॉडल देखिए जो आपकी बच्ची के साथ शेक हैंड करे। आप जाइए अपने बच्चे का हाथ पकड़ के हर बच्चे से आप शेक हैंड कीजिए। आपका बच्चा ऑब्जर्व करेगा मम्मा सबसे शेक हैंड करती है। अगर उनमें कोई फ्रेंड है आप उसको इशारा करो आपके बच्चे से शेक हैंड करने। म्यूचुअल इंटरेक्शन बढ़ाइए ऑब्जर्वेशन का। 3 से 4 महीने का समय लगेगा। जब वो लोगों की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करेगी और उसको सोशली एक्सेप्टेड महसूस होगा तो वो लोगों के बीच जाना शुरू कर देगी। सोशल एक्सेप्टेंस टाइम लेता है, सब्र का काम है और एक टीम वर्क है। आपको अपनी सोसाइटी के रिलेटिव्स का, फैमिली का, फ्रेंड का, टीचर्स का, सबका हेल्प लेना पड़ेगा, पर ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं। सेंसरी को उतना डाउन करो जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, खत्म करने की कोशिश मत करो। यहाँ सेंसरी की बात है, जैसे बच्चा कॉर्नर आइज लेके जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली जाता है। कॉर्नर आइज का मकसद है कि वो कॉर्नर से जो लाइट की रेज आती है वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसको बैलेंस कर देंगे विजुअल एक्टिविटीज के साथ तो वो सेंसरी सीकर वो एक्ट बिहेवियर जो कि आपको अजीब लगता है वो करना बंद कर देगा, पर आपको उसकी जगह सेंसरी बाइट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा फ्लैप करता है तो ये उसका सेंसरी नीड है, वो खुश होता है फ्लैप करता है। अब आपको फ्लैपिंग अजीब लगती है, वो पब्लिक प्लेस पे जाता है फ्लैप करता है, आपको लग रहा है बहुत अजीब है, सब लोग देखते हैं कैसे करता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप फ्लैपिंग को अंगूठा बंद करके मुट्ठी बंद करके सिखाओ कि जब हम खुश होंगे ये करेंगे। या जब आपका बच्चा आई कॉर्नर ले जा रहा है तो उसको प्यार से पकड़ो, उसकी आंखों के ऊपर आई मास्क लगाओ जब वो सो रहा है, ताकि उसकी लाइट्स को रिसीव करने की, एक्सप्रेस करने की एनर्जी कंट्रोल में आ जाए। और फिर आप उसके साथ ट्यूबलाइट एक्सरसाइजेस, टॉर्च लाइट एक्सरसाइजेस कराइए, ब्लिंकिंग लाइट्स एक्सरसाइजेस कराइए। थेरेपिस्ट को पता होती है सारी चीजें, आप ये एक्सरसाइजेस कराइए। वो लाइट सीख नहीं करेगा, वो नॉर्मल देखेगा। फ्लैपिंग के समय में आपने मुट्ठी बंद करके फ्लैप कर एक्साइटमेंट शो करना सिखाया, फ्लैपिंग बंद कर देगा। जंप के लिए आप ट्राम्पोलिन घर पे ला के रख लो, बच्चे को बोलो जाओ अभी ट्राम्पोलिन पे जंप करके आओ, वो 5 मिनट ट्राम्पोलिन पे जंप करके आ गया, अब उसके बाद उसको जरूरत नहीं है पब्लिक प्लेस पे जंप करने की। तो बच्चे की सेंसरी नीड को समझो, उसका एक सेंसरी बाइट जो 5 मिनट का है वो प्रोवाइड करो। फिर बच्चे को सोशली ये सब नहीं करना है, तो खत्म करने के पीछे ना पड़े। कुछ खत्म भी हो जाते हैं, बट कुछ बिहेवियर्स, अभी तक की मेरी जर्नी कहती है कि कुछ एक बिहेवियर हम सब में है। सो ऑटिज्म को क्यों अलग काउंट करना, वो भी तो हम में से एक ही है। फीडिंग इश्यूज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एज अ पेरेंट हमारी कोशिश होती है कि हमको बच्चे का पेट भरना है, वो जो खाता है वो खिलाओ। अगर आपका बच्चा दाल चावल खाता है सो आप कोशिश करेंगे, आपने रोटी खिलाई उसने थूक दिया, आपने फ्रूट्स खिलाया उसने थूक दिया, दलिया खिलाया थूक दिया, मैगी खिलाई थूक दिया। फिर आपको लगा अरे यार सुबह से भूखा है, चलो दाल चावल खिला दे, ठीक है, हमने दाल चावल खिला के पेट भर दिया। बच्चे ने स्वालो चबाया तो ठीक है, नहीं चबाया तो मिक्सी में पीस के खिला दिया। तो बच्चे का जो सेंसरी डेफिसिट था, जो उसका माइलस्टोन वीक था, हमने उस वीक माइलस्टोन के साथ उसको सर्वाइव करना सिखाया।
आई हैव अ हिस्ट्री फ्रॉम असम। उस बच्चे को उसकी मदर ने 8 महीने तक सुबह दोपहर शाम सिर्फ मैगी खिलाई थी, क्योंकि बच्चा कुछ खाता नहीं था, रोता था। घर में सबका वर्क फ्रॉम होम था, तो उनको लगा मैगी खिलाना इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन। जब डॉक्टर ने इंटेस्टाइनल इश्यूज बताए, उसको बॉबल सिंड्रोम बताया, तब उसको मैगी बंद करना पड़ा। अब डॉक्टर ने कह दिया है ना कि प्रॉब्लम है, तो अब मैगी नहीं बनेगी, अब क्या खिलाएंगे? तो उन्होंने दलिया दाल चावल खिलाया। बच्चे 3-4 दिन बहुत रोया, फाइनली भूख लगी तो उसने दलिया दाल चावल खाया, चबाना शुरू किया। एक लंदन का केस है, 2 साल की बच्ची की मदर उसको इंजेक्शन से खाना खिलाती थी, सिरिंज में डाल डाल के। बोले मम्मा मैम कुछ चबाती ही नहीं है, कुछ खाती ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है भूखा रखो। बोले मैम कब तक रखें? मैंने कहा जब तक तुम में क्षमता है तब तक भूखा रखो। उस मदर ने 8 दिन बच्चे को भूखा रखा। 8वें दिन मेरे पास फोन आया, मैम कुछ नहीं खा रही, अब तो हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई है। मैंने कहा ठीक है, क्या कर रही है? बोले खेल रही है, एक जगह बैठी टॉयज के साथ और बस एक टॉय को गोल घुमा रही है। मैंने कहा जहाँ खेल रही है ना वहां पे आप पनीर तल के थोड़ा घी में रोस्ट करके छोटे छोटे बाइट्स बना के 4 पनीर के पीसेस उसके पास प्लेट में रख दो, बोलना मत खाने के लिए, बस रख दो, बताओ मुझे आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद उसका फोन आया, मैं वो चारों पनीर के टुकड़े खा लिए। मैंने कहा ठीक है, अब आलू बॉईल करो, उसके पीसेस करो, थोड़ा सा काला नमक मिलाओ और फिर रख दो। सिर्फ 4 पीस रखना, ज्यादा नहीं रखना। हर आधे घंटे में 4-4 पीसेस हम उसके पास रखते गए। बच्चे ने खुद से उठाकर वो पीसेस खाए। 1 हफ्ते के बाद उस बच्चे की कंडीशन थी कि जब ये लोग खाना खाते थे तो वो टेबल के आजू बाजू घूमती थी। मैंने उसकी मदर को बोला आप जब वो घूमती है ना तो एक छोटा बाइट अपने हाथ में रख के उल्टा रख देना, आपके हाथ में बाइट रहेगा, वो उठा के खा के जाएगी। एंड इट हैपेंड। आज वो बच्चा 3.25 साल का है, नॉर्मल खाना खाता है, स्कूल जाता है। की हियर इज, आपके बच्चे के फीडिंग इश्यूज को आपने ही पाल पोस के बड़ा किया है। आपको चेन ब्रेक करनी है तो थोड़े दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपका बच्चा सिर्फ दाल चावल खाता है, दाल चावल बनाना बंद कर दो 8 दिन के लिए। जब भी कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस वाली चीजें बनाओ जिसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आने लगे, और आप 3-4 बाइट्स उसको बोले बिना उसके पास रख दो, बच्चा झक मरा के भूख मार के खाएगा। एक कहावत है, भूख ना देखे बासी रोटी, नींद ना देखे टूटी खाट। तो ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है एंड आई वर्क ऑन दैट। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चे का अभी रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ है, घर पे काम करते हैं तो एक बार थेरेपिस्ट से असेस कराइए ताकि आप उसके आगे बढ़ सके, उसकी नीड्स को पकड़िए। हर बच्चे का क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर आपका बच्चा आपके बोलने से नहीं सुन रहा है तो हो सकता है आपको विजुअल एक्टिविटी देना पड़े। विजुअल्स कैच नहीं कर रहा तो आपको एक्शन एंड विजुअल दोनों कैच करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला बेटा बोलो एप्पल, नहीं बोला। आपने दिखाया एप्पल, नहीं बोला। आप बोलो एप्पल एप्पल। अब अपना बटन करो म्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप सिर्फ एक्शन वर्ड्स यूज कर रहे हो। बच्चे को लगेगा आवाज क्यों नहीं आ रही है, वो पीछे से बोलेगा एप्पल। अब मत बोलना कि आपकी आवाज चालू हो गई। ताली बजाया आपने अप्रिशिएट किया कि उसने आपके विजुअल को कैच करके शब्द बोला है। तो यहाँ पर एज अ पेरेंट हम बहुत कमांड्स देते हैं, बेटा बोलो ये, बेटा बोलो वो। बार बार बोलो बोलो बोलने से भी प्रॉब्लम होता है, तो बोलो ना बोले, विजुअल क्यूज का सहारा ले, अपने शब्दों को थोड़ा कम करे ताकि आपको बच्चे की आवाज सुनना अच्छा लगे। डेफिनेटली चीजें बेटर होंगी। मल्टीपल सेंसरी इशू है, आप इसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अपने बच्चे के साथ खेलना शुरू कीजिए, उसको बाहर लेके जाइए, पार्क में लेके जाइए, रेत पे नंगे पैर चलाइए, पानी में लेके जाइए, लोगों से मिलवाइए, अपने कमांड्स कम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका 5 सेंसेस टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग एंड खुशबू, इन सब पे काम करना शुरू कीजिए। आप अपने बच्चे को हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराइए, पहले होम प्लान पे काम कीजिए। अगर आपको लगता है 2 महीने के बाद भी कि बच्चे में रिडक्शन नहीं आया सेंसरीज में, तो आप थेरेपी स्टार्ट कीजिए। यूजुअली मेरा ऐसे मानना होता है कि 2.5 साल की उम्र तक अगर पेरेंट्स हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, आप 70-80% चीज़ों को घर पे ठीक कर सकते हैं। 2.5 साल के बाद ही आपको थेरेपिस्ट के पास कदम रखना है, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट हमारी मजबूरी है 1 आवर के विंडो में आपके बच्चे का थेरेपी लेना। तो अब हम 1 आवर क्या करेंगे, बच्चे को ही पीछे पड़ जाते हैं। ये क्या है, फ्लैश कार्ड, स्टैकिंग करो, रिंग डालो, इस पे चलो, ऐसे करो, क्योंकि आप हमारे पास 1 घंटे के लिए बच्चे को लाए हैं। पर आपके पास घर में 24 आवर्स का टाइम है। आप बच्चे के मूड, कंफर्ट, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसका प्लान चेंज कर सकते हैं। प्लस सेम प्लान करने की जगह आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। आप रिपीटेड एक्टिविटी की जगह कुछ नया कर सकते हैं। अगर मैंने कहा एक रिंग स्टैक कराना है, मेरे पास तो रिंग्स है डिपार्टमेंट में, मैं रिंग स्टैक कराऊंगी। आप घर में ग्लासेस के ऊपर ग्लासेस लगवा सकते हैं, कटोरियां जमवा सकते हैं, आप बकेट में आलू रखवा सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज हैं। और घर में जितना सेंसरी इंटीग्रेशन का थेरेपी सेंटर होता है उतना दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे बड़ा सेंसरी इंटीग्रेशन हब है आपका अपना किचन, आपका अपना प्ले एरिया। अब वहां लेके जाइए, चीजें बेटर होंगी।
सेंसरी इश्यूज को जितना जल्दी पकड़ोगे उतना जल्दी ही वो सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको काम करना पड़ेगा सही डायरेक्शन में। सो पेरेंट्स, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक टिप जो हर स्पेशल चाइल्ड की रिकवरी के लिए काम करती है वो है पॉजिटिव पेरेंटिंग। मैंने शुरू में भी कहा था, पहले मानो प्रॉब्लम क्या है, फिर ठानो कि ठीक करना है। जब आप मानेंगे और ठानेंगे तो चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड आपका ये जो इनिशिएटिव है जोश न्यूरोप्लास्टिसिटी स्कूल, इसके सारे वीडियोस मैंने देखे, बहुत अच्छा लगा कि आपने सक्सेस स्टोरीज को इस हद तक लेकर आया है, बहुत सारे पेरेंट्स को मोटिवेट किया है। मैं खुद भी आपके चैनल की काफ़ी टाइम से फॉलोअर हूँ, और जब आपका मेल मेरे पास आया तो आई वॉज ब्लेस्ड कि आपने मुझे अप्रोच किया। इस मंच के माध्यम से डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज को शायद मैं हेल्प कर पाई हूँ, एंड आई एम ऑलवेज देयर आप लोगों की हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.